सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। आज हम प्लेन ज्योमेट्री का रिवीजन करते हैं, बल्कि फास्ट रिवीजन करते हैं, तुरंत रिवीजन। अब इसमें क्या है, सबने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी कर लिए हैं, पेपर भी दे लिए हैं, तो अपन कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक लेते हैं। ये प्लेन ज्योमेट्री वाली शीट उठाते हैं हम। प्लेन ज्योमेट्री वाली शीट में स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो शुरू में बिंदु, समरेखीय बिंदु, सरल रेखा, रेखाखंड, किरण, समतल, इनके कुछ गुणधर्म, समतलीय बिंदु, समतलीय रेखाएं, संगामी रेखाएं, इस तरह दे रखा है। फिर आपके पास कोण आ गया, कोण की माप, धनात्मक ऋणात्मक कोण, तो सारी डेफिनेशन आपने देखी हुई हैं और अपने आप देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं इसमें तियर्क रेखा से, ट्रांसवर्सल तियर्क रेखा, ट्रांसवर्सल। तियर्क रेखा क्या है? कोई भी दो रेखाएं ले लें आप, सपोज ए और बी, दो लाइन ले ली आपने, ए और बी नहीं, ए बी एंड सी डी। और एक लाइन ले ली आपने एम एन, जो इनको कहां, ई और एफ बिंदुओं पर काटती है। तो जो तीसरी रेखा है वो तियर्क रेखा कहलाती है। दोबारा से दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा एम एन काट रही है, इनको क्रम से ई और एफ बिंदुओं पर काट रही है। तो जो तीसरी रेखा है वो तियर्क रेखा कहलाती है। फिर दो रेखाओं के साथ तियर्क रेखा द्वारा बनाए गए कोण, कौन कौन से कोण होते हैं वो देखते हैं। दोबारा बना लेते हैं फिगर, ए बी सी डी, और ये लाइन हो गई आपकी एम एन, कौन कौन से बिंदुओं पर काट रही है, ई और एफ बिंदुओं पर काट रही है। तो जो बाहर के हिस्से में बनते हैं ये वाले कोण बहिष कोण कहलाते हैं, अंदर वाले हिस्से में बनते हैं वो आंतरिक कोण कहलाते हैं। जिनकी पोजीशन समान होती है वो संगत कोण कहलाते हैं। मैं नाम दे देता हूं इनका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसी तरह से नीचे फिर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब देखें 1 और 5 की पोजीशन समान है, दोनों रेखाओं, तियर्क रेखा के राइट साइड में और दोनों रेखाओं के ऊपर है, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। रेखा के इधर उधर स्थित हो, एकांतर स्थिति में हो तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। 2 और 8 एकांतर कोण है, बल्कि इनको अपन बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। 1 और 7 ये भी एकांतर कोण है, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अंदर की साइड में बने वो आंतरिक और बाहर की साइड में वो बाह्य कोण। इन कोणों में कोई संबंध नहीं होता। हां, अगर रेखाएं समांतर हो जाए, वही रेखा दोबारा बना दी, लेकिन ए बी और सी डी अब पैरेलल हो गई और ये एम एन लाइन कट कर रही है इनको कहां पर, ए बी को ई पर और ये एफ पर। तो उसमें जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। इन सब के नाम अपन लिख लेते हैं, संगत कोण, अंत्य कोण, एकांतर कोण, बहिष कोण। दोबारा फिगर बनाते हैं और उसके साथ साथ अपन इनको लिख लेते हैं। फिर ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, एक तियर्क रेखा, एक रेखा इनको काट रही है, वो तियर्क रेखा कहलाती है। और इन रेखाओं को क्रम से ई और एफ बिंदुओं पर मिलती है। जो कोण बन रहे हैं उनके अपने नाम दे दिए, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये नाम हो गए। ये यहां पे दे दिए, फिर नीचे ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से हो गए? कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोण हो गए। 4 और 8 ये भी संगत कोण हो गए। एंगल 4, एंगल 8 और देख सकते हैं। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी संगत कोण हो गए। एंगल 3, एंगल 7
एंगल 2 और एंगल 6 ये भी संगत कोण हो गए। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर कोण होते हैं। पहले रेखाएं जब समांतर नहीं थी, जब इनमें ऐसा संबंध नहीं होता, लेकिन यहाँ समांतर रेखाएं हो गई ABCD और ट्रांसवर्सल MN हो गई, तो इनसे जो संगत कोण बनेंगे वो सभी कैसे होते, संगत कोण बराबर होते हैं। उल्टा भी सही होता है, रिवर्स भी सही है इसका, मतलब विलोम सत्य। विलोम सत्य कैसे है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये संगत कोण की बात रही। फिर आते हैं अंत्य कोण, जो अंदर की स्थिति में बन रहे हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं, वो अंत्य कोण है। तो कौन कौन से अंत्य कोण हो गए? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, ये आंतरिक कोण हो गए। बहिष कोण, जो बाहर की स्थिति में बन रहे हैं वो बहिष कोण, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये बहिष कोण हो गए। एकांतर कोण, जो अल्टरनेट पोजीशन में, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन कौन से एकांतर कोण? एंगल 2 और एंगल 8 ये अल्टरनेट एंगल है, बल्कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण। एंगल 3, एंगल 5 ये आंतरिक एकांतर कोण है। बाह्य एकांतर कोण, एंगल 1, एंगल 7 ये बाह्य एकांतर कोण है। एंगल 4, एंगल 6 ये बाह्य एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जिनकी पोजीशन अल्टरनेट हो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। विशेष गुणधर्म, इन कोणों में विशेष गुणधर्म अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। दो रेखाएं समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा काटती हो, तब संगत कोण बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। विलोम भी सही है, दो रेखाओं को एक रेखा काटती हो, तिर्यक रेखा काटती हो और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी। आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। विलोम भी सही है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और आंतरिक एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल वो भी बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सही है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, बाह्य एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इनके गुणधर्मों की बात हुई। इन पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, सीट्स में भी आपके दे रखे हैं और एग्जाम में भी आ जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो रेखाएं काट रही हैं तो ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बराबर होंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो गई। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण, एक पॉइंट दे दिया, इसके चारों ओर ये बनने वाले एंगल हो गए। ये एंगल हो गया एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5। इन सभी कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। एक रेखा के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 2 पाई, या कह सकते हैं 180 डिग्री, वो 360 डिग्री। होता है। इसी कारण से कोई भी ट्रायंगल ले लें अपन, ट्रायंगल के बाहर बनने वाले सारे कोणों का योग, तीनों बहिष कोणों का योग, जैसे नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, तो सभी कोणों का योग कितना आता है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 360 डिग्री होगा। पूरा घूम के आएंगे, जैसे यहां से अगर हम घूम जाए तो पूरा एक साइकिल लग जाता है 360 डिग्री। कोणों के रेखिक योग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक लाइन दे रखी है, इसको कोई दूसरी लाइन आके मिलती है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2,
दोनों एंगल मिलकर क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। और कोणों के रैखिक युग्म, इन दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री। विलोम भी सही है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये रैखिक युग्म की बात हो गई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात हो गई। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज, एक पहले तो त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज सभी जानते हैं, 3 रेखाएं दे रखी हैं, कोई भी 2 समांतर नहीं है और तीनों एक बिंदु से भी पास नहीं होती, तब जो आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। 2 रेखाएं जिस बिंदु पर मिल जाती हैं वो त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अब कौन कौन से त्रिभुज के शीर्ष हो गए? एक ये रहा, एक ये और एक ये, ए बी सी। शीर्षों के बीच में जो रेखाओं का हिस्सा है वो त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। एक त्रिभुज की भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई और तीसरी भुजा सी ए हो गई। अब त्रिभुज के गुणधर्म, बहुत से गुणधर्म है, सब आपकी सीट में दे रखे हैं, फिर भी कुछ अपन देखते हैं। अगर त्रिभुज की समान भुजाएं, बराबर भुजाओं हों, या एक भुजा छोटी है तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा। पहले तो त्रिभुज के गुणधर्म नहीं है, त्रिभुजों के प्रकार की बात है। त्रिभुजों के प्रकार में क्या है? भुजाओं के आधार पर क्या देते हैं अपन? समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल ट्राइंगल। तीनों भुजा अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर कर देते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो न्यून कोण कहलाता है। एक कोण समकोण हो गया तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक से ज्यादा तो समकोण हो नहीं सकते, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो वो कहलाता है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण ही 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर भी कर देते हैं और कोणों के आधार पर भी कर देते हैं। फिर त्रिभुज आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों में असम का संबंध, असम का संबंध कोई भी त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज। कोई भी त्रिभुज है ए बी सी तो त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी ए बी प्लस बी सी लेंगे तो वो ए सी से बड़ा होगा, बी सी प्लस सी ए लेंगे तो ये ए बी से बड़ा होगा, सी ए प्लस ए बी ये बी सी से बड़ा होगा। त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी, बी सी माइनस सी ए लेस देन ए बी, सी ए माइनस ए बी लेस देन बी सी। याद रखेंगे, त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये त्रिभुजियां असमकाएं कहलाती हैं। बहुत जगह काम में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में काम में लेते हैं, समस्या ये वेक्टर्स में काम में लेते हैं, ज्योमेट्री में तो आता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं त्रिभुजों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। कोई भी त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये सभी सीट में लिखे हुए हैं आपकी, तो आप उसमें रीडिंग लगा सकते हैं, फिर भी कुछ मैं पढ़ देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बना इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक भुजा को बनाने पर बना बहिष कोण उसके सामने जो आंतरिक कोण है उनके योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है
उल्टा भी सही है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा। समान भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो तो भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर। विलोम भी सही है। त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे। बहुत सी प्रॉपर्टी है, मुख्य मुख्य प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं। कोई भी त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ए लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। उल्टा भी सही है। कोई भी त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। जैसे एबीसी त्रिभुज हो गया, एबीसी, एबी के मध्य बिंदु डी से बीसी के समांतर रेखा खींचे तो वो एसी के मध्य बिंदु ई पर मिलेगी। और अगर डी से एसी के समांतर रेखा खींचे तो वो बीसी के मध्य बिंदु एफ पर मिल जाएगी। दोबारा से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका विलोम भी सत्य है। विलोम सत्य यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा से किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। एक विशेष गुण, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ए बी सी त्रिभुज दे दिया, बी पर ये समकोण है और ये ओ मध्य बिंदु ले लिया। किसका? कर्ण का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु। तो ये ओ ए, ओ सी, ओ बी तीनों बराबर होंगे। इसका विलोम भी सही है। विलोम क्या सही है? किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो तो भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। दोबारा, एक भुजा का मध्य बिंदु, ये ए बी सी त्रिभुज बना दिया आपने। बीसी का मध्य बिंदु लिया, सपोज डी। ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। तो भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। डी ए बराबर डी बी बराबर डी सी। तब एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो अपन ने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। फिर इसका विलोम, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो तो भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। बहुत जगह काम आ जाता है, अच्छे क्वेश्चंस में काम आता है, तो आप याद करके रखेंगे। और भी फिर बहुत सी प्रॉपर्टी आती है, मुख्य सभी सीट में दे रखी हैं, सभी आप रीडिंग लगा लेंगे। प्रूफ अपन करते नहीं है, प्रूफ करने का टाइम है भी नहीं इस समय। तो इस तरह से त्रिभुजों के गुणधर्मों की बात हुई। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कब समरूप कहलाते हैं? जब एक त्रिभुज के संगत कोण, एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों से बराबर हो। दो त्रिभुज दे दिए, ए बी सी पी क्यू आर, और यहां क्या दे दिया? एंगल ए बराबर एंगल पी।
एंगल क्यू बराबर वो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इनका साइज अलग अलग होता है लेकिन आकृति समान होती है। अगर और दूसरी तरह से कहें, जैसे कोई इसी कमरे में एक बल्ब जल रहा है और उसके सामने एक ट्रायंगल लगा दें आप, तो ट्रायंगल की शैडो छाया नीचे आएगी। ऊपर बल्ब जल रहा है, बल्ब के आगे आपने क्या किया? ट्रायंगल लगा दिया। ट्रायंगल लगा दिया तो उसकी शैडो छाया नीचे आएगी, तो नीचे भी क्या होगा? त्रिभुज बनेगा। उसका साइज बड़ा होगा जो त्रिभुज आपने लगाया, लेकिन दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के कोण दूसरी त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होंगे। और त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, यानी ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर और सी ए प्रोपोर्शनल टू आर पी। उल्टा भी सही है, दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये समरूप त्रिभुजों की बात रही। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं, वो क्षेत्रफल के साथ लेते हैं। या दोबारा देखें, अपन दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज कैसे दे दिए? ये समरूप त्रिभुज दे दिए। यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर है, वो पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तब इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर संगत मध्यकाओं के भी वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे ए से जाने वाली मध्यका ये है ए डी, और पी से जाने वाली मध्यका क्या है? पी एस, तो इनके भी समानुपाती होता है। स्क्वायर के ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, पी क्यू नहीं है, एस है ये। अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, ए से परपेंडिकुलर ए एम और पी से परपेंडिकुलर पी एन, तो इनके भी स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। छोटी सी कैलकुलेशन से आप प्रूफ कर सकते हैं, यहां अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं। एंगुलर बाइसेक्टर ले लें, संगत कोणों के अर्धकों के, उनके भी वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि जो त्रिभुजों का एरिया है, कौन से? समरूप त्रिभुजों का एरिया। समरूप त्रिभुजों के एरिया में जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, या संगत कोण के मध्यकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, संगत शीर्षों से जाने वाले परपेंडिकुलर्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो इस तरह से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लें, उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। आकृतियों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। दो आकृति हैं, दोनों आकृति समरूप कब कहलाती हैं? जब समरूप नहीं, सर्वांग सम, जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रख दें तो पूरी तरह से ढक ले, ना तो कोई हिस्सा बचे और ना कोई हिस्सा बाहर निकले। जैसे अपन प्लेन ज्योमेट्री की दो सीट ले लें, एक सीट ये रही, एक सीट और ले लें, एक सीट को दूसरी सीट के ऊपर रख दें और उसको जो है सही तरह से मैनेज कर दें, व्यवस्थित कर दें, तो कोई भी एक सीट दूसरी सीट को पूरी तरह से ढक लेगी, ना तो कोई हिस्सा बाहर निकलेगा और ना कोई हिस्सा इसका छूटेगा। तो ये क्या है? समरूप, ये सर्वांग सम आकृतियां हो गई। इसी तरह बात करते हैं अपन सर्वांग सम त्रिभुजों की। त्रिभुजों की सर्वांग समता, एक त्रिभुज लें और उसको दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दें। जैसे ये त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ले लिया आपने पी क्यू आर और इसके ऊपर रखा। अगर वो पूरा ढक जाए
ना तो कोई हिस्सा छूटे और ना कोई हिस्सा बाहर निकले, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज निश्चित रूप से समरूप होंगे, क्योंकि जो अपन कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर, और ये अपने पास क्या है? त्रिभुज ए बी सी। यहां निश्चित रूप से कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है। संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर है, समरूप हो गए, लेकिन यहाँ भुजाएं भी बराबर है, तो सर्वांग सम भी है। वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज निश्चित रूप से समरूप होंगे, लेकिन समरूप त्रिभुज का सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। यहाँ आकृति और आकार दोनों समान है, आकार भी बराबर है। समरूप वाले में आकार बराबर होना जरूरी नहीं था, आकृति सेम थी। तो ये त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात है। दो त्रिभुज सर्वांग सम लेने हो, पता करना हो, तो कैसे? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं संगत भुजाओं के बराबर हो तो सर्वांग सम होंगे। दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब भी सर्वांग सम होंगे। दो भुजाएं और उनके मध्य कोण बराबर हो तब भी सर्वांग सम होंगे। समकोण त्रिभुज दे रखे हो दो, उनकी एक भुजा और एक कर्ण बराबर हो, मतलब कर्ण बराबर हो और एक कोण बराबर हो। कोण एक तो समकोण होता ही है, इनको अपन लिख लेते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम कौन कौन से नियम है? एक तो भुजा कोण भुजा नियम होता है। दो भुजाएं और उनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो बराबर हो तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। कोण भुजा कोण नियम, दो कोण, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों को योग 180 होता है। तो दो कोण बराबर होगा तो तीसरा ही बराबर होगा, लेकिन एक भुजा भी बराबर है। एक भुजा बराबर है तो सारी चीज बराबर हो गई। तो कोण भुजा कोण नियम, इसी तरह भुजा 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 नियम, कर्ण भुजा नियम, हाइपोटेनियस साइड रूल। एक कर्ण और एक भुजा बराबर और एक 90 का कोण तो बराबर होता ही है, तो उस नियम से फिर ये सर्वांग सम हो जाएंगे। चतुर्भुज और चतुर्भुज से संबंधित तथ्य, कोई भी चार रेखाएं ले लें, चार रेखाओं में से कोई भी तीन समांतर नहीं हो और कोई भी तीन एक बिंदु से नहीं गुजरती हो, तब वो चारों रेखाएं क्या करेंगी? इस तरह की आकृति बनेगी। तो यही आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। दो दो भुजाएं, ना तो कोई तीन रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, ना कोई तीन रेखाएं समांतर है, तो इस तरह की आकृति बनेगी। एक रेखा बाकी दो रेखाओं को काटेगी, बल्कि तीसरी को भी काट सकती है, बाकी पैरेलल होंगे तो नहीं काटेंगे। तो इस तरह की आकृति बनेगी। जो आकृति बन गई वो चतुर्भुज कहलाती है। और जिन जिन बिंदुओं पर दो रेखाएं मिलती हैं वो चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। ए बी सी डी ये चतुर्भुज के शीर्ष हो गए। दो शीर्षों के बीच में जो रेखा का हिस्सा आ रहा है वो उसकी भुजा कहलाती है। कौन कौन सी भुजाएं हो गई? एक भुजा हो गई ए बी, एक भुजा हो गई बी सी, एक भुजा हो गई सी डी और लास्ट चौथी भुजा हो गई डी ए। दो शीर्ष जो एक ही रेखा पर नहीं है वो सम्मुख शीर्ष हो गए, जैसे ए और सी, ए सी ये सम्मुख शीर्ष है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं वो इसके विकर्ण कहलाते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए चतुर्भुज की चार भुजाएं हो गई, और ए और सी को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। बी और डी को मिलाने वाली रेखा ये चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो ये सामान्य चीजें हैं। फिर चतुर्भुज के प्रकार की बात होती है, उसमें सबसे पहले आता है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो रेखाएं समांतर हों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। दो रेखाएं समांतर हैं और बाकी दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया। दो रेखाएं समांतर हैं और बाकी दूसरी दो रेखाएं समांतर नहीं है, तो ये समलंब चतुर्भुज हुआ। अगर बाकी दो रेखाएं भी समांतर हो जाएं तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है। आमने सामने वाली रेखाएं कैसी हैं? समांतर और बराबर। ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया। ए बी और डी सी पैरेलल है और ए बी डी सी बराबर भी है।
AD और BC पैरेलल हैं और बराबर हैं। यहां क्या है, यहां अपन लिखते हैं, देखो AB बराबर DC, AD बराबर BC, AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC। आमने सामने वाली लाइन पैरेलल भी है और बराबर भी है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D ये 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल A ये 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका विलोम भी सही है। तिर्यक रेखा के समय अपन ने ये नहीं पढ़ा तो ये रिवाइज कर लेते हैं अपन। दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती हो तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या है, AB और DC पैरेलल है। AD कट करती है तो AD के एक साइड बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल D 180 हो गया। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण A और C बराबर है, B और D बराबर है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। AC और BD विकर्ण हो गए तो ये जो बिंदु है मान लिया E है, तो E दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। आमने सामने वाले कोण बराबर भी होते हैं। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। अलग से देख सकते हैं आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो दोनों का योग भी बराबर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर, आमने सामने वाले अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक ही साइड पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज, आयत और वर्ग ये तीनों समांतर चतुर्भुज की विशेष स्थितियां हैं। समांतर चतुर्भुज अभी आपने देखा। समांतर चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, आमने सामने की तो बराबर होती है, एक पॉइंट से जाने वाली भुजाएं बराबर हो जाएं, ABCD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो ये समचतुर्भुज बन गया, रोम्बस आ गया। और अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए, एक कोण 90 डिग्री होगा तो सारी 90 डिग्री हो जाएंगे। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर तो होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो सारे 90 हो गए, क्योंकि एक ही भुजा पे बनने वाले कोणों को योग 180। A 90 है तो B भी 90 हो गया, B 90 है C 90 हो गया और C आर्गुमेंट से D 90, तो ये आयत कहलाता है, आयत बन जाता है। चारों भुजाएं बराबर हो जाए और एक कोण 90 डिग्री हो जाए, आयत की विशेष स्थिति, समचतुर्भुज की भी विशेष स्थिति है, तो ये वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर हो गया। समांतर चतुर्भुज की विशेष स्थितियां, चारों में अगर अंतर करना चाहें तो क्या है, विकर्ण की सहायता से कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते थे और ये उसकी विशेष स्थितियां हैं, तो इन तीनों के विकर्ण भी कहां मिलेंगे, मध्य बिंदु पर ही मिलेंगे। यहां समांतर चतुर्भुज भी बना देता हूं।
समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, AC और BD बराबर नहीं है। समचतुर्भुज में भी बराबर नहीं है, लेकिन आयत और वर्ग दोनों में विकर्ण बराबर हो गए। आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के लंबवत भी नहीं है, लेकिन जो समचतुर्भुज है इसमें विकर्ण लंबवत है, और वर्ग में भी विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है, आयत में भी लंबवत नहीं है। तो इन विकर्णों की सहायता से इनमें आसानी से आप अंतर कर सकते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बना लिया आपने, ABCD। ये यहां आयत बना देते हैं, ABCD विकर्ण भी बना लेते हैं साथ साथ। समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में विकर्ण बराबर नहीं, वो समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं है लेकिन आयत में बराबर है, और दोनों में ही लंबवत नहीं है। फिर समचतुर्भुज बना देते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फिर वर्ग बना देते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, लंबवत भी हैं, एक बिंदु से जाने वाली भुजाएं। अब यहां जो विकर्ण होंगे, विकर्ण बराबर भी होंगे और एक दूसरे के लंबवत भी होंगे। यहां AC नॉट इक्वल टू BD, इसमें AC इक्वल टू BD। समचतुर्भुज में AC नॉट इक्वल टू, ये गलत लिख दिया ऊपर, AD नहीं है। विकर्ण समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, AC बराबर BD। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, AC नॉट इक्वल टू BD। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, AC इक्वल टू BD। लंबवत, AC लंबवत नहीं, BD। AC is not perpendicular to BD। यहां AC not perpendicular to BD। समचतुर्भुज में AC perpendicular to BD और वर्ग में भी AC perpendicular to BD। तो समांतर चतुर्भुज के जो चार केस देखे आपने, इनमें अंतर कैसे करेंगे आप? कई तरह से परिभाषा से ही अंतर हो जाता है, लेकिन आसान फिर विकर्णों की सहायता से। समांतर चतुर्भुज और आयत में विकर्ण बराबर नहीं होते, नहीं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में लंबवत नहीं होते, आयत में भी लंबवत नहीं होते, समचतुर्भुज और वर्ग में विकर्ण लंबवत होते हैं। तो इसकी सहायता से आप चारों में अंतर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वृत्त, सर्किल। अब सर्किल क्या है? ऐसे बिंदुओं का संग्रह है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी समान रहती है, एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स remains at same distance from a fixed point, it's called a circle. Fixed point center of the circle and constant distance radius of the circle। ऐसे बिंदुओं का संग्रह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है, वृत्त बना देते हैं। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, समान दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। ऐसे मान लेते हैं केंद्र सपोज O है और त्रिज्या R है, तो इसको लिख देते हैं C फॉर सर्किल O, R। यानी O तो सेंटर हो गया और R सर्किल हो गया। तो ये सर्किल की परिभाषा की बात हुई। सर्किल की जो सीट में आप देखेंगे बहुत सी चीजें दे रखी हैं, सीट उठा लेते हैं। सीट में फिर ये वृत्त की परिधि, चाप, केंद्रीय कोण, चाप का डिग्री माप, लघु चाप, दीर्घ चाप, जीवा, व्यास, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब आप जानते हैं। फिर भी इसमें एक दो टर्म अपन ले लेते हैं कुछ। त्रिज्यखंड, जैसा नाम है
सेक्टर, और यू कैन से सर्कुलर सेक्टर। कोई भी सर्किल इसकी दो त्रिज्याएं ले लें, ओ ए बी। तो दो त्रिज्याएं ले ली आपने, ओ ए और ओ बी। इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो इस सर्किल का त्रिज्य खंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, और यू कैन से सर्कुलर सेक्टर। सिंपली सेक्टर और सर्कुलर सेक्टर, ये त्रिज्य खंड हो गया। फिर लेते हैं अपन वृत्तखंड। वृत्तखंड सर्किल, सर्किल की कोई जीवा ले ली, और जीवा और सर्किल के बीच में ऐसा हुआ जो हिस्सा है ये इसका सेगमेंट कहलाता है, सर्कुलर सेगमेंट, वृत्तखंड। लाइन की एक साइड है, ये वृत्त का हिस्सा हो गया, दूसरी साइड भी तो वृत्त का हिस्सा है, तो ये वृत्तखंड। और दूसरा वाला देखें तो वो इसका एकांतर वृत्तखंड है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। रेखा के एक और, जैसे एक सेगमेंट तो ये रहा और एक सेगमेंट ये रहा, तो दोनों कैसे हैं, ये एकांतर वृत्तखंड कहलाते हैं, यानी कि एक लाइन के अपोजिट स्थित है। ये हुआ सर्वांगसम वृत्त, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। दो वृत्त, वृत्त का मेजर कैसे करते हैं अपन, रेडियस से। तो दो वृत्त ले लें जिनकी रेडियस दोनों की समान रेडियस हो, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम वृत्त होंगे। क्यों? क्योंकि एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर रखेंगे, अगर त्रिज्या बराबर है तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा। तो सर्वांगसम वृत्त कौन से होते हैं, जिनकी त्रिज्याएं बराबर हो। एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर रखें, कोई भी हिस्सा छूटे भी नहीं, बाहर भी नहीं निकले, यानी कि वो ना तो अंदर हो ना बाहर हो, बिल्कुल ऊपर, तो इस तरह के वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे। अंतरित कोण, ये सर्किल ले लिया, इस पर कोई दो पॉइंट ले लें अपन, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ले लें तो वो तो जीवा होती है, और सेंटर को मिला दें। तो ये जो कोण है जीवा ए बी के द्वारा सेंटर पर, केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है, सबटेंडेड एंगल। एंगल ए ओ बी। और जीवा की बजाय चाप ले लें तो चाप के द्वारा भी अंतरित कोण है, जीवा के द्वारा भी अंतरित कोण। हाँ, अगर कोई ये पॉइंट आप सर्किल पर ही ले लेते तो चाप के द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण आ जाता, एंगल ए पी बी। चाप ए बी के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण हो गया। वृत्त के गुणधर्म, अब गुणधर्मों की बात करते हैं। बहुत से गुणधर्म सभी सीट में दे रखें, फिर भी कुछ गुणधर्म अपन रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सर्किल दे रखा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। जीवाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी, दोनों की लंबाई बराबर है, तो इन पर केंद्र से डाले गए लंब बराबर होंगे। उल्टा भी सही है, दो जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। और देखते हैं, कोई भी जीवा है, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो जो नई रेखा आएगी वो जीवा पर लंबवत होगी। मध्य बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी नई रेखा वो जीवा के लंबवत होगी। उल्टा भी सही है, केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालें तो वो उसको मध्य बिंदु पर मिलता है। बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। दो चाप ले लें, अभी अपन जीवाओं की बात कर रहे थे, अब चाप की बात भी कर सकते हैं। ये चाप और ये चाप बराबर है, ए बी और ये ए बी और डी सी बराबर है, तो एक केंद्र पर अंतरित कोण कैसा होगा, बराबर होगा। बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, या कह सकते हैं कोई भी चाप है ए बी, वृत्त के पी बिंदु को मिला दिया तो ये कोण बराबर आया, ये कोण आ गया कोई भी। दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू, चूंकि बराबर कोण वो बराबर चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं, इसलिए दोनों कोण ये बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। कोई भी चाप
परिधि पर जितना कोण अंतरित करता है केंद्र पर उससे दुगना कोण अंतरित करता है। केंद्र O है तो एंगल AOB ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा जब एंगल APB थीटा हो। कोई भी वृत्त पर एक चाप ले लिया आपने AB, और चाप AB के द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कैसे होते हैं, बराबर कोण होते हैं। और अगर वो केंद्र पर अंतरित कोण करता है तो केंद्र पर जो कोण आएगा वो उस परिधि पर अंतरित कोण का डबल आएगा। और देखते हैं, मैं इसमें गुणधर्म पढ़ देता हूं। वृत्त के एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण समान होते हैं, यही वाला है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त ले लिया आपने, AB इसका व्यास हो गया। अब वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से मिला दें तो ये कोण बनेगा, कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। और अगर वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी थी वो भी इससे अपन रिलेट कर सकते हैं। ये इसका सेंटर सपोज O है, O से P को मिला दें तो OA, OB, OP तीनों दूरियां बराबर हो गई। और अपन ने पढ़ा था कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। P पे 90 डिग्री है और APB समकोण त्रिभुज बन गया, तो कर्ण AB क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। तो कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और विलोम भी सही है। विलोम क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो तो भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो वो त्रिभुज की प्रॉपर्टी थी, वो इससे रिलेट हो गई। और देखते हैं, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उस रेखाखंड जिसमें स्थित है कि एक ही और अन्य दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करता हो तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। 4 बिंदुओं से जाने वाला कोई भी वृत्त ले लें अपन, या अपन ऐसा करते हैं, 2 बिंदु ले लिए आपने, ये बल्कि व्यास के, हाँ कोई भी ले लें, 2 बिंदु ले लिए आपने A और B। और वृत्त पे दूसरे बिंदु लिए P और Q। ये आप जानते हैं बराबर कोण, बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, तो ये कोण P और कोण Q दोनों बराबर है। अब अगर अपन वृत्त को हटा दें, अब इसके विलोम की बात करते हैं, यानी ये रेखा हो गई AB, एक बिंदु P ये रहा APB, और एक पॉइंट इधर है Q AQB। ये दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, तो ABPQ से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वहां क्या कह रहे थे, बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। AB एक G वाली, और ये किस वृत्त को, ये चाप ले लिया इसका AB, A और B का जब वृत्त का हिस्सा ले लिया तो वो चाप हो गया। P और Q पर वृत्त के किसी भी बिंदु पर समान कोण अंतरित करते हैं। एकांतर वृत्त खंड में ले लेते हैं तो P और Q समान कोण अंतरित करते हैं। अब अपन सर्किल हटा दें, सर्किल हटा दें तो फिगर इस तरह का रह जाएगा। तो अपन क्या कह रहे हैं, गुणधर्म, यदि एक रेखा के एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर हों तो चारों बिंदु कौन साइक्लिक होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं। दोबारा से, यदि एक रेखा AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर रेखा AB के द्वारा अंतरित कोण बराबर हों तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ रहे थे कि बराबर चाप वृत्त की परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, उसका विलोम ले लिया। और जो बराबर कोण वाले जो बिंदु हैं वो एकांतर वृत्तखंड में होते हैं। जैसे एक वृत्तखंड ये रहा तो इसके दूसरे वृत्तखंड में है, दोनों कोण कैसे थे, बराबर, मतलब एक ही वृत्तखंड पे बने हुए कोण बराबर होते हैं। और इसका विलोम, रेखा के एक ही ओर 2 बिंदु स्थित हों तो, और दोनों बिंदुओं पर रेखा के द्वारा अंतरित कोण बराबर हों तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे।
यदि किसी चतुर्भुज के, अब एक साइक्लिक, एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? वृत्त के ऊपर 4 बिंदु ले लें, तो चारों बिंदुओं को मिलाने से जो वृत्त बन जाएगा, जो चतुर्भुज बन जाएगा, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम सत्य है, वो क्या है? यानी किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो वो चतुर्भुज होता है। चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, और एक युग्म दे दिया सम्मुख कोण ए और सी, ए प्लस सी बराबर 180 है, तो बी प्लस डी अपने आप 180 हो जाएगा। तो ये कहता है कि अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, संपूरक हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, तो चतुर्भुज कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी कि चारों से जाने वाला एक वृत्त खींचा जा सकता है। दोबारा से, चक्रीय कोण में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दूसरा, फिर यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी कि उसके शीर्षों से जाने वाला एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये चतुर्भुज के गुणधर्मों की बात रही। स्पर्शी की लंबाई, चतुर्भुज के गुणधर्म क्या? वृत्त के गुणधर्म चल रहे थे। अब स्पर्शी की लंबाई की बात करते हैं। ये सर्किल दे दिया, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, पी से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, पी टी। तो पीटी की लंबाई कैसे निकालें? ओ सेंटर दे रखा है, ओ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये मिला दिया ओपी। तो देख सकते हैं, सिंस पीटी ए राइट, ये टी बिंदु पर राइट एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर। आपको पीटी की लेंथ लेनी है, तो पीटी स्क्वायर कितना हो गया? पीटी स्क्वायर हो गया ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज पीटी अंडर रूट ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। और पीटी क्या है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट पी टू द सर्किल। तो ये स्पर्शी लिख देते हैं, टेंजेंट लिख देते हैं। अंडर रूट ओपी, ओपी डिस्टेंस मान लेते हैं ये डी है, और रेडियस इसकी आर है, तो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। यानी कोई पॉइंट है पी, निश्चित रूप से सर्किल के आउटसाइड है, उससे अपन ने सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, उस टेंजेंट की लंबाई लेनी है। तो पी और सेंटर के बीच की दूरी डी है और रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमेशा इससे 2 टेंजेंट खींची जाती हैं, 2 टेंजेंट खींची जाती है, दोनों टेंजेंट लंबाई में बराबर होती हैं। दरअसल अगर पी टी ओ और पी ओ टी डैश 2 ट्राइंगल बना लें तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो यानी एक बिंदु पी जो वृत्त के बाहर दे रखा है, और उसकी केंद्र से, पी की केंद्र से दूरी डी है और त्रिज्या आर है, तो स्पर्शी की लंबाई अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी। स्पर्शी छेदन रेखा प्रमेय, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ये सीट में दे रखी है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि पी ए बी, मैं वैसे ही बता देता हूं, ये कोई सर्किल पी पॉइंट आउटसाइड है, पी से एक सीकेंट खींचें, छेदन रेखा खींचें, वो सर्किल को ए और बी पर मिलती है, और पी से टेंजेंट खींचें, टेंजेंट सर्किल को टी पॉइंट पर मिलती है। सपोज क्या था? पी पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है, पी से सीकेंट ड्रॉ की, सीकेंट छेदन रेखा जो सर्किल को 2 बिंदुओं पर मिलती है, सपोज ए और बी पर, और पी टी टेंजेंट है, तो अपने पास होता है पी ए इंटू पी वी बराबर पी टी स्क्वायर। दोबारा से, कोई वृत्त के बाहर एक बिंदु पी से एक सीकेंट लिया आपने जो सर्किल को ए और बी बिंदुओं पर मिलती है,
तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। पी टी क्या है? पी से वृत्त पर खींची स्पर्शी की लंबाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन डिस्टेंस फॉर्म लेते हैं लाइन की, उससे प्रूफ हो जाती है, पर यहाँ प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप याद करेंगे कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P दे रखा है और P से एक वृत्त पर छेदन रेखा खींची है आपने, जो सर्किल को A और B बिंदुओं पर मिलती है, तब पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। यहाँ पी टी क्या है? P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई है। हाँ, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। यदि पी ए बी बिंदु P से जाने वाली दिए वृत्त की एक छेदन रेखा हो जो वृत्त को A और B पर काटती हो, मिलती हो, और पी टी P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हो, तब पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। एकांतर छेदन रेखा प्रमेय। एकांतर छेदन रेखा प्रमेय ये भी आपकी सीट में दे रखी है, ऑल्टरनेट सेकेंड थ्योरम। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? यदि एक दिए वृत्त की किसी स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से वृत्त की एक जीवा खींची जाए तो स्पर्शी से जो कोण बनाती है, तो जीवा स्पर्शी से जो कोण बनाती है, वे कोण जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्त खंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। जैसे जैसे कहता है वैसे ही अपन लिख देते हैं। देखिए दोबारा पढ़ता हूं। यदि एक दिए वृत्त की किसी स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, मान लिया P है, एक जीवा खींची जाए, ये जीवा बना दी PQ, और जो स्पर्शी से जो कोण बन रहा है वो कोण ये रहा। दोबारा पढ़ते हैं। यदि एक दिए वृत्त की किसी स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से वृत्त की एक जीवा खींची जाए तो जीवा स्पर्शी से जो कोण बनाती है, वे कोण जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। ये तो वृत्तखंड हो गया नीचे वाला हिस्सा, तो ये ऑल्टरनेट वृत्तखंड हो गया। तो इसमें जो कोण बनेंगे जीवा के द्वारा, जो अंतरित कोण होंगे, वो इस कोण के बराबर होंगे। अगर ये कोण अपन मान लेते हैं जैसे थीटा है, ये वाला कोण कितना है अपना? थीटा। कहां? यहां से यहां तक, मतलब जीवा स्पर्शी से जो कोण बना रही है, ये कोण इसके एकांतर वृत्तखंड में जो कोण होंगे उनके बराबर होंगे। प्रूफ करने के लिए क्या किया? पहले पी के परपेंडिकुलर लाइन ले लिया आपने। पी के परपेंडिकुलर लाइन सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। ये इसका सेंटर है, O से पास हो गया। अब इसको मिला देते हैं यहां से। Q पॉइंट से मिला दिया तो ये निश्चित रूप से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये P, ये R, PR, ये तो डायमीटर है, और डायमीटर परिधि पर कितना कोण अंतर्गत करता है? 90 डिग्री। ये थीटा है, और तो ये 90 था तो 90 माइनस थीटा हुआ 90, तो ये भी थीटा हो गया। यही वो कह रहा था। क्या कह रहा था? दोबारा पढ़ लेते हैं। वृत्त, यदि दिए वृत्त की किसी स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वही इसके एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होता है। ये आपका थीटा हो गया। स्पर्शी की लंबवत लाइन ले ली, अब लंब होगी सेंटर से जाने वाली, और चूंकि अब सेंटर से जाएगा तो ये डायमीटर हो गई। डायमीटर PR हो गया, R को Q से मिला दिया तो PQR एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये भी 90 था, तो ये कितना हो गया? ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया, तो ऊपर वाला थीटा हो गया। और इसको सबको नहीं देखें तो अपन कह सकते हैं जो कोण दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। स्पर्शी पे परपेंडिकुलर हो गया PR, और जीवा पे परपेंडिकुलर हो गया QR, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा ही होगा। अब जब ये थीटा बन रहा है तो यहां कहीं भी मिला दें आपको, ये भी थीटा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बराबर जीवा या बराबर चाप परिधि पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जीवा स्पर्श रेखा से जो कोण बनाती है वही एकांतर वृत्तखंड में और जीवा के द्वारा अंतरित कोणों के बराबर होते हैं। तो ये आपकी कहलाती है एकांतर छेदन रेखा, ऑल्टरनेट सीकेंड थ्योरम।
तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ऐसे कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चंस में भी काम में ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। एकांतर छेदन रेखा प्रमेय। यदि एक दिए वृत्त की किसी स्पर्शी के स्पर्श बिंदु से वृत्त की एक जीवा खींची जाए तो जीवा स्पर्शी से जो कोण बनाती है वे कोण जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। जो अपन ने पहले प्रूफ भी कर लिया, तो इसी को रिवाइज कर दिया। फिर दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल्स। अब दो सर्किल की रिलेटिव पोजीशन अपन देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं दोनों वृत्त। हो सकता है एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर स्थित हो। मान लेते हैं पहला सर्किल का सेंटर C1 और दूसरे सर्किल का सेंटर C2, और पहले सर्किल की रेडियस R1 और दूसरे सर्किल की रेडियस R2। पहले की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या कंडीशन बन रही है। एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर स्थित है, अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं। तो यहां C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, यानी एक सर्किल दूसरे सर्किल के बाहर स्थित हो तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी होती है। दूसरा केस लेते हैं, दोनों सर्किल और पास पास आ गए। अब केंद्रों को मिला दें तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। केंद्रों के बीच, पहले वाले केस में क्या था, एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर स्थित है। एक वृत्त दूसरे वृत्त के बाहर स्थित है तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी थी। दोनों सर्किल पास पास आ गए तो दोनों सर्किल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो गई। और पास आ जाते हैं सपोज, तो दोनों सर्किल एक दूसरे को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हैं। अब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से छोटी हो गई। R1 प्लस R2 में बीच वाला हिस्सा ये कॉमन हो गया, ये दो बार आ गया, यानी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से छोटी है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक ये फोर्थ केस लेते हैं, पहले थर्ड केस लिया। एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ गया। अब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के, ये तो R1 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये सा R2 हो गया। तो अब क्या होगा, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। अब यहां तो आपने बड़े सर्किल की त्रिज्या बड़ी ले ली है, लेकिन जब सर्किल ड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई भी रेडियस बड़ी हो सकती है, तो इसको मॉडुलस लगा देते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। एक और केस लेते हैं, पांचवा केस। ये C1 ये C2। अब C1 C2 क्या हुआ, R1 माइनस R2 से भी छोटी हो गई। त्रिज्याओं के अंतर से भी छोटी हो गई। R1 दूरी तो ये है और R2 ये रही। तो R1 माइनस R2 C1 C2 प्लस सम पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन जो बच रहा है ये वाला बन रहा है, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग अंतर से भी छोटी हो गई। और अगर ये त्रिज्याओं के अंतर से छोटी है, त्रिज्याओं के अंतर से छोटी है तो योग से भी छोटी होगी। तो पिछला केस जो देख रहे थे, आपने जैसे पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं सपोज, और आपने देखा C1 C2 योग से R1 प्लस R2 से छोटी है। अगर वो R1 माइनस R2 से छोटी होगी तब भी इससे छोटी होगी,
तो इसलिए यहाँ ये चेक करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन, कि इनके अंतर से बड़ी होनी चाहिए। अगर अंतर से भी छोटी हो गई तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर चला जाएगा। अपन वहां कह रहे हैं कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहा है, और अगर वो R1 माइनस R2 से छोटी और आपने R1 माइनस R2 चेक ही नहीं किया, आपने R1 प्लस R2 से छोटा देख लिया, तो इसका मतलब अगर वो R1 माइनस R2 से छोटी है तो R1 प्लस R2 से भी छोटी होगी। तो अपन को लगेगा ये पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि सर्किल की पोजीशन पता करते समय ड्रॉ तो करेंगे नहीं, ड्रॉ कर लेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा केस क्या है कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से बड़ी और योग से छोटी होनी चाहिए। दोबारा से रिवाइज करते हैं सभी को। दो सर्किल दे रखें, पहले सर्किल का केंद्र C1, दूसरे सर्किल का केंद्र C2, पहले की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के बाहर होगा, ना एक दूसरे को काट रहे हैं ना स्पर्श कर रहे हैं। दोनों सर्किल और पास आ गए, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे और एक सर्किल दूसरे सर्किल के बाहर स्थित होगा, बाहर तक टच करेंगे। और पास आ गए, दोनों सर्किल एक दूसरे को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से बड़ी और योग से छोटी होगी। चौथा केस, एक सर्किल दूसरे वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। फिर पांचवा केस, C1 C2 त्रिज्याओं के अंतर से भी छोटी हो गई, तो एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित होगा और ना वो स्पर्श कर रहे हैं और ना ये काट रहे हैं। तो इस तरह से दो वृत्तों की 5 स्थितियां हो गई। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शियां, कॉमन टेंजेंट्स। तो कॉमन टेंजेंट्स कैसे लेंगे? अब ये से पहला केस देखा आपने, ये केस हुआ, तो पहले केस में 4 कॉमन टेंजेंट होंगी। कौन कौन सी कॉमन टेंजेंट होंगी वो देखते हैं। दो तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं, और 2 टेंजेंट और बना देते हैं, वो आपकी ट्रांसवर्स तियर्कोवेनिस्ट स्पर्शियां। ये मान लिया इनका है सेंटर C1 और ये सेंटर C2, ये पॉइंट T1, और जो दूसरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी वो भी अपन मान लेते हैं यहां मिल रही है। यानी दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई। ये T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है। ये T1 और T2 दोनों ही C1 C2 को R1:R2 के रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी C1 T1 अपॉन C2 T1, ये R1/R2, और यही होता है C1 T2 अपॉन C2 T2। आसानी से प्रूव कर सकते हैं दो ट्राइंगल लेके। देखो मैं बता देता हूं, जैसे ये सर्किल हो गया और एक सर्किल ये रहा, ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं अपन। ये पॉइंट T1 हो गया, ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2, यहां से मिला दिया आपने। ये आपका P1 पॉइंट है सपोज, और ये पॉइंट आपने ले लिया, नहीं ये वाला नहीं, यहां से मिलाते हैं, ये P1 Q1 टेंजेंट हो गई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। ये हटा देता हूं मैं इस वाले को जरा, एक ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दो त्रिभुजों में 2 एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो संगत बजाय समानुपात हो गई। तो क्रॉस के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? अच्छा अपन ऐसा करते हैं, 90 के सामने वाली साइड लेते हैं, तो C1 T1, और यहाँ 90 के सामने की साइड C2 T1। फिर क्रॉस दोनों इक्वल हैं, उनके सामने लेते हैं C1 P1, ये R1 और ये R2, तो आसानी से प्रूफ हो गया। इसी तरह से अपन दूसरा वाला प्रूफ कर सकते हैं। तो दोबारा से फिर देखते हैं,
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो T2 पर मिल रही हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तियर्क स्पर्शरेखाएं T1 पर। T1 T2 दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को R1:R2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये तो 4 कॉमन टेंजेंट की बात हुई। और अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों तो अब 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी और एक ये इनके स्पर्श बिंदु पर कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो पहले केस में 4 कॉमन टेंजेंट, दूसरे केस में 3 कॉमन टेंजेंट। और अगर ये वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हों तो ये 2 कॉमन टेंजेंट होंगी। और अगर ये एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगी, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं ये। और अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर चला गया तब ये कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं पहले केस में 4 कॉमन टेंजेंट हो गई जब एक सर्किल दूसरे सर्किल के बाहर स्थित है। दूसरा केस जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, 3 कॉमन टेंजेंट हो गई। और जब दोनों सर्किल एक दूसरे को वास्तविक और असमान बिंदुओं पर मिल रहे हैं तो 2 कॉमन टेंजेंट हो गई। और एक वृत्त दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है तो उनके स्पर्श बिंदु पर एक टेंजेंट आएगी। और एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर चला गया तब कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। फिर लेते हैं योगेनिष्ठ स्पर्शियों की लंबाई। तो ये लंबाई, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले लेते हैं। ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2, 2 स्पर्शियां होती हैं। ये मान लिया अपन ने P1, ये Q1, ये P2 और ये Q2। केंद्रों के बीच की दूरी D और इनकी त्रिज्याएं R1 और R2। तब ये P1 Q1 और P2 Q2 दोनों की लंबाई बराबर होती है। और इसकी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है अपने पास D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। आसान सा प्रूफ है, सभी की कॉपी में प्रूफ हो रहा है, सभी क्लासों में प्रूफ कराया हुआ है। अभी आप याद करके रखेंगे। 2 वृत्त हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी D हो, तब उभयनिष्ठ स्पर्शी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उनकी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और अगर तियर्क स्पर्शी ले लेते, ये वाली टेंजेंट ले लें कॉमन टेंजेंट, ये सपोज P3 और ये Q3, इसी तरह P4 और Q4 बना सकते हैं आप। P4 Q4, P3 Q3 बराबर P4 Q4, दोनों की लंबाई बराबर होती है। और ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है अपने पास D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। वहां गलत लिख दिया, वहां ये प्लस एक ये D², ये आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट D² माइनस, ठीक है। तो यहां ये प्लस आ जाएगा। फिर वो तो है D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और ये P3 Q3 बराबर P4 Q4, ये बराबर हो जाता है अपने पास D² माइनस √R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ये सभी की लंबाई क्लास में प्रूफ की हुई है, बाकी अब प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे याद रखेंगे। हाँ, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करने लग जाएं, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, सिर्फ ट्रांसवर्स तो होगी नहीं। तो ये कॉमन टेंजेंट जो होगी, सपोज ये P1 और ये Q1 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 टेंजेंट होंगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी। P1 Q1 बराबर P2 Q2। मान लिखा था √D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। अब D कितना हो गया, D R1 प्लस R2 हो गया। तो R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर 4R1 R2, ये हो गई।
और इस केस में अगर ये स्पर्श बिंदु इनका ए हो तो जो एंगल बनता है ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। एंगल P1AQ1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब क्लास में प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं इसको तो आप ये याद रखेंगे। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, दोबारा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। दो वृत्त दे रखें, पहले वृत्त का केंद्र C1, दूसरे वृत्त का केंद्र C2, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, केंद्रों के बीच की दूरी D हो तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शियां, उनकी लंबाई होती है √D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और 30 जो उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, उनकी लंबाई होती है √D² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। और दोनों वृत्त स्पर्श करने लग जाएं तब ये जो सीधी कॉमन टेंजेंट है उनकी लंबाई अपने पास आ जाती है फिर √4R1 R2 या 2√R1 R2। तो ये लंबाई आप याद करके रखेंगे। ये दोबारा से लिख दिया है, फिर उसको पढ़ लेते हैं। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शियों की लंबाई, यदि दो वृत्तों को के केंद्रों के मध्य दूरी D हो तब उनकी उभयनिष्ठ सीधी स्पर्शियां P1Q1 P2Q2 हो तो उनकी लंबाई कितनी होगी? √D² माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और उभयनिष्ठ तिर्यक अनुप्रस्थ स्पर्शियों P3Q3 और P4Q4 की लंबाई वो कितनी हो जाएगी? √D² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उनकी लेंथ ये हो जाएगी। तो ये टेंजेंट की लंबाई की बात रही। जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड, ये सर्किल दे दिया। सर्किल की कोई भी कोड ले लिया आपने, PQ। सपोज सेंटर इसका O है, O से परपेंडिकुलर डालेंगे तो निश्चित रूप से मिड पॉइंट पर आएगा। OP ये रेडियस के इक्वल है और मान लीजिए परपेंडिकुलर P है। सिंस PQ बराबर कितना हो जाएगा? 2PM। और PM को लिख सकते हैं अपन √OP² माइनस OM², यानी हो गया 2 टाइम्स √रेडियस² माइनस P²। तो ये जीवा PQ की लेंथ हो गई। वृत्त दे रखा है, वृत्त की जीवा PQ है तो PQ की लंबाई पूछिए। तो अगर PQ पर केंद्र से लंब डालें, वो P के बराबर दे रखा हो तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2√R² माइनस P²। डायरेक्ट याद करना है आपको। क्वेश्चन आ जाते हैं तो सीधे सीधे आप इसकी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं। त्रिभुज के विभिन्न केंद्र, वेरियस सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी त्रिभुज दे रखा है तो उसमें अलग अलग केंद्र पड़ते हैं। आप केंद्रक, अंत्य केंद्र, पर केंद्र, लंब केंद्र, बहिष केंद्र, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर परिभाषित होते हैं। तो वो देखते हैं एक एक करके आप। सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु। मध्यकाएं क्या होती है? कोई भी त्रिभुज दे रखा है ABC, शीर्ष A को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दें तो ये A से जाने वाली मध्यका हो गई। इसी तरह से AC के मध्य बिंदु E को B से मिला दें तो B से जाने वाली मध्यका, और AB का मध्य बिंदु F तो ये CF। तीनों मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। जी आपका केंद्रक हो गया। मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और मीडियंस क्या है? किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा। फिर आता है अंत्य केंद्र, इन सेंटर। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का अंत्यवृत्त कहलाता है। और अंत्यवृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है।
ए बी सी कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत अंत्यव्रत, और अंत्यव्रत का केंद्र अंत्य केंद्र कहलाता है। दूसरी तरह से भी परिभाषित करते हैं, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु, ए कोण का अर्धक ले लिया आपने, ये ए है, बी कोण का अर्धक ले लिया और सी कोण का अर्धक ले लिया। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये वाले कोण बराबर हैं और ये वाले कोण बराबर हैं। ये अंत्य केंद्र आई कहलाता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। अगर ए कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को डी पर मिलता हो तो ये डी बिंदु बीसी को किस रेशो में डिवाइड करता है, बी डी इज टू डी सी। ये होता है ए बी इज टू ए सी। उन्हीं भुजाओं के अनुपात में काटता है जिन भुजाओं से कोण बना होता है। दोबारा से, ए कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को डी पर मिलता हो तो डी बिंदु बीसी को ए बी इज टू ए सी के अनुपात में काटता है। यहां भी बना देता हूं अर्धक, ये ए कोण का अर्धक, ये आई है। दो तरह से परिभाषित किया है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत अंत्यव्रत, इंस्क्राइब सर्किल, और अंत्यव्रत का केंद्र त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। और दोबारा से, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। ए कोण का अर्धक एडी, बी कोण का अर्धक बीई और सी कोण का अर्धक सीएफ हो और तीनों का प्रच्छेद बिंदु आई हो तो आई उनका अर्धक हो गया। ए कोण का अर्धक सामने वाली भुजा बीसी को डी पर मिलता हो तो डी बिंदु बीसी को किस अनुपात में काटेगा, बी डी इज टू डी सी के अनुपात में, बी डी इज टू डी सी, ए बी इज टू ए सी के अनुपात में। जिन भुजाओं से कोण बन रहा है उन्हीं के अनुपात में। इसी तरह और कोणों के भी लिख सकते हैं। ई सी ए को किस अनुपात में काटेगा, यानी कि सी ई इज टू ई ए, सी ई इज टू ई ए, तो सी से बनने वाली, एक मिनट, ई कोण काट रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हो गई, ये साइड हो गई आपकी बी सी इज टू बी ए, मतलब कोण जिन रेखाओं से बनता है उन्हीं के अनुपात में। इसी तरह से अपन सी कोण का अर्धक ए बी को एफ पर काट रहा है तो अपन लिख सकते हैं ए एफ इज टू एफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ए इज टू सी बी, इस तरह से। तो रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, प्रूफ आपको करना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बहिष केंद्र, कोई भी ट्राइंगल ले लें अपन, ए बी सी, ए बी और ए सी को आगे बढ़ा दिया और बी सी ऐसे ही रहा। ए बी और ए सी बड़ी हुई और बी सी एज इट इज। सब तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत त्रिभुज ए बी सी का ए के सम्मुख बहिर्व्रत कहलाता है और उसका केंद्र ए के सम्मुख बहिष केंद्र कहलाता है। दोबारा से, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और ए सी को बढ़ा दिया और बी सी ऐसे कैसे रखा, तब तीनों को स्पर्श करने वाला जो व्रत आएगा वो ए के सम्मुख बहिर्व्रत कहलाएगा। एक्स सर्किल अपोजिट टू एंगल ए और उसका केंद्र C1। इसी तरह से ये, और दूसरी तरह से कैसे डिसाइड करेंगे, ए कोण का तो आंतरिक अर्धक लिया और बी और सी के बाह्य अर्धक लिए। ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं वो ए के सम्मुख बहिर्व्रत कहलाता है, ए के सम्मुख बहिष केंद्र कहलाता है। इसी तरह से और भुजाओं को बी ए और बी सी को बढ़ा दें तब आ जाएगा। उसी तरह से सी ए और सी बी को बढ़ा दें तब एक बहिष केंद्र आ जाएगा। तो तीन तीन बहिष केंद्र होते हैं। परिकेंद्र, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला व्रत त्रिभुज का परिव्रत कहलाता है और परिव्रत का केंद्र परकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाने वाला व्रत त्रिभुज का परिव्रत और परिव्रत का केंद्र परकेंद्र। तो ये परकेंद्र हो गया। निश्चित रूप से चूंकि व्रत का केंद्र है
तो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो ये भी कह सकते हैं एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। दूसरी तरह से भी डिफाइन कर देते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। बीसी का मध्य बिंदु लिया डी, सीए का मध्य बिंदु लिया ई, ए बी का मध्य बिंदु लिया एफ, और एक कहां मिल गए तीनों ऊपर, तो ओ इनका सर्कम सेंटर हो गया। यहां भी देख सकते हैं ओ से अगर तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये बी सी सी ए बी क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं, और वृत्त की जीवा पर परपेंडिकुलर डालें वृत्त से तो हमेशा मध्य बिंदु पर ही आता है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पर ही आएगा। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, परकेंद्र हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, लंब केंद्र, शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ए से लंब डाल दिया ए डी, बी से लंब डाल दिया बी ई, और सी से लंब डाल दिया सी एफ, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच, तो ये इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, तो एच इसका लंब केंद्र हो गया। तो ये त्रिभुज के विभिन्न केंद्रों की बात हुई। इनमें और प्रॉपर्टीज भी आते हैं, तो पर अपने एग्जाम के लिए उन प्रॉपर्टीज की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये अपन ने देखा, प्लेन ज्योमेट्री की सारी परिभाषाएं ले ली अपन ने, सभी परिभाषाएं सीट में दे रखी हैं, एक बार और रीडिंग लगा लेना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर और एरिया वाला पोर्शन अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।